प्रयागराज महाकुंभ में मचे भगदड़ के बाद मौत का आंकड़ा कितना है, ये वो सवाल है जिसका जवाब विपक्ष जानना चाहता है और सरकार को घेर रहा है। चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, हर वो शख्स जो विपक्ष की भूमिका में है वो सरकार को आंखें दिखाकर ये पूछ रहा है कि जिस आयोजन का आपने सबसे ज्यादा महिमा मंडन किया, उस आयोजन में कितने लोग मारे गए हैं, इसकी खबर तो दीजिए, आंकड़े तो दीजिए, ये बताइए तो कि कितने लोग मर गए हैं। लेकिन सरकार ने चुप्पी साथ सिर्फ एक ही बात रट लगा रखी है कि मरे तो भैया 30 ही हैं। ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि क्या भगदड़ नोच के अलावा, संगम नोच के अलावा कहीं और हुई, तो सरकार ने आंख मूंद कर कहा कि नहीं नहीं नहीं। इसी बीच जब बजट का पहला दिन संसद भवन में कार्यक्रम शुरू हुआ तो विपक्ष ने एक सुर में हंगामा शुरू किया और हंगामे की ये जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर चीख चीख कर सरकार से फिर से वही सवाल करने लगी कि बताइए कि प्रयागराज महाकुंभ में जो लोग मरे हैं उनके आंकड़े कितने हैं, कितने लोगों की जानें चली गई और कितने लोगों को सरकार जो है वो गुमशुदा मान रही है। ये जो गुमशुदा लोग हैं वो कौन है? क्या ये जो गुमशुदा हैं वो मर गए हैं और इनकी लाशों को गंगा में बहा दिया गया है, माटी का तेल डालकर फूंक दिया गया है, या ये लोग अभी जिंदा हैं? इस तरीके के बड़े सवाल हैं। यानी कि ले देकर विपक्ष जो है उसने एक सुर लगा रखी है कि उसे सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि प्रयागराज महाकुंभ में कितने लोग मरे हैं, मौत का आंकड़ा कितना है। प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जिन मुद्दों को, जिन विषयों को आप उठाना चाहते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप उन सारे मुद्दों, विषयों को उठा सकते हैं। मैं आप सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि कई संसदीय प्लेटफॉर्मों पर ये यहाँ भी निर्णय हुआ है और भी निर्णय हुआ है कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए और आपको भी प्रयास करना चाहिए। ये आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रश्नकाल चले और प्रश्नकाल के बाद आप जो भी विषय उठाने चाहें वो 12 बजे उठाएं। इस परंपरा को आप कायम करो। आप वर्षों तक वरिष्ठ सदस्य रहे हो, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम संसद की एक बेहतरीन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करें और प्रश्नकाल के अंदर ये संकल्प लें कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं करने देंगे। ऐसा मेरा आग्रह है। बाकी अगर आप नारेबाजी लगाने आए हो, सदन को नियोजित तरीके से स्थगित करने आए हो, मेजे थपथपाने आए हो, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं आग्रह ही कर सकता हूं आपको। मेरा आग्रह करने का अधिकार, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। ये वो सवाल है जो विपक्ष पूछना चाहती है लेकिन सरकार इसका जवाब नहीं देना चाहती। और सदन में जब ये कार्यकाल शुरू हुआ तो हंगामों के बीच ओम बिरला जो है वो नाराज नजर आए। उन्होंने विपक्षी सांसदों से ये कहा कि आपको जनता ने इसलिए नहीं भेजा है कि आप जो है वो संसद की कार्रवाई को ना चलने दें, आपको इसलिए नहीं भेजा गया है, आपको भेजा गया है कि आप सवाल पूछिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? मेज तोड़ने आए हैं, कुर्सियां तोड़ने आए हैं क्या? अगर आपको जनता ने कुर्सियां और मेज तोड़ने के लिए भेजा है तो जोर जोर से पटक कर तोड़ दीजिए। आप जो है वो कार्रवाई चलने ही नहीं दे रहे हैं। सदन की कार्रवाई को चलने दिया जाए, इस तरीके की मांग करते ओम बिरला नजर आए थे और उनके मांग की ये जो बात है वो बिल्कुल जायज है। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी है, लेकिन माननीय सदस्य उन सारे विषयों को राष्ट्रपति अभिभाषण में उठा सकते हैं। उस समय पर्याप्त अवसर उनके पास रहेगा। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, 2 दिन महत्वपूर्ण और लंबे देर तक हमें चर्चा करनी है। 12 घंटे तय हुए हैं बीएससी के अंदर। सब मान्य नए सदस्य भी अपने विचारों को व्यक्त करना है। आप प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राष्ट्रपति अभिभाषण में, आप बोलिए उसे। सभा पटल पर रखे जाने
महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय आप चर्चा करना। प्रश्न संख्या 1 श्री जी लक्ष्मी नारायण। माननीय मंत्री जी, पटल पर रखा गया नरसंहार हुआ है। माननीय सदस्य दोबारा बुला लीजिए नाम श्री जी लक्ष्मी नारायण। माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुंभ के बारे में भी चर्चा की है, इसलिए आप जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर जब अपने विषय को रखें तो वो विषय भी आप रख सकते हैं। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और बहुत प्रयास करने के बाद माननीय सदस्यों का प्रश्न आता है, सरकार की जवाबदेही भी तय होती है कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ, क्योंकि जो प्रश्नकाल होता है वो महत्वपूर्ण होता है, विपक्ष के नजरिए से भी, सरकार के नजरिए से भी, जनता के नजरिए से भी और सदन के नजरिए से भी। प्रश्नकाल को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कई ऐसे सांसद होते हैं जिनको प्रश्न पूछना होता है, जनता के सवाल जो है वो सदन में उठाने होते हैं और सरकार को जवाबदेही देनी होती है। मतलब आप विपक्ष के सांसद हैं तो भी, और आप अपने ही पार्टी के सांसद हैं जिनकी सरकार है उनके लिए भी प्रश्नकाल महत्वपूर्ण इसलिए होता है ताकि एक जो जनता का प्रतिनिधि है वो जनता के सवाल को सदन में उठा पाए। लेकिन ये जो सदन की कार्रवाई थी वो चल इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि विपक्ष ने एक सुर में हंगामा शुरू कर दिया था और वो सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में जो भगदड़ हुई उस पर बात करना चाहता था। वो कह रहा था कि हम जो है इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि प्रयागराज में जो महाकुंभ का एक भव्य आयोजन किया गया, जो झूठ बोला गया, जो दुर्व्यवस्थाएं फैली रही, उनकी वजहों से जो मौत का तांडव हुआ उसमें कितने लोग मारे गए हैं इसकी जानकारी दीजिए। लेकिन इसकी जानकारी देने के बजाय ओम बिरला पहले भड़कते हैं, फिर समझाते हैं, लेकिन जो सांसद नहीं मानते तो उनकी माइकों को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद विपक्षी सांसद जो है वो लॉबी में पहुंच जाते हैं, उनकी माइक बंद है, उनकी तरफ कैमरा नहीं है, लेकिन उनको अपना विरोध दर्ज कराना है तो वो लॉबी में पहुंचते हैं और जो ओम बिरला का माइक ऑन होता है उनकी माइक से विपक्षियों का जो सुर था, विपक्ष के जो सांसद थे उनका जो सुर था वो साफ सुनने में आ रहा था। और आप सुन भी सकते हैं कि कितने शोर से लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ में मौत के तांडव पर सरकार जवाब दे। और इस तरीके का ये जो नोकझोंक की जो तस्वीर देखने को मिली या विपक्षी सांसदों ने एक सुर में ये जो कहा है, उससे एक बात तो साफ है कि बजट अपनी जगह महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि कितने लोग मर गए और उनके मौत का आंकड़ा सरकार क्यों नहीं जारी कर रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है और मैं आपसे कई बार आग्रह कर चुका हूं, माननीय सदस्यगण कम से कम एक व्यवस्था बना लें, एक व्यवस्था बना लें कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी विषय को नहीं उठाने दिया जाएगा। जब मैं आपका स्थगन को अलाउ नहीं करूं तब विषय उठाया करो। कभी हम संसद की व्यवस्थाओं को तो बनाएं ना। आप सदन नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, माननीय सदस्य
So thank you, Speaker sir. Question number 1, which was sir, my supplementary का. While the National Culture Fund has successfully facilitated the restoration of numerous historic monuments across the country, I would like to bring attention to Gutti Fort, located in my constituency of Anantapur, sir. This majestic fort, the largest in the state, has witnessed the rise and fall of empires from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, sir, and even the British. Strategically located near NS 44, NS 67 and the Gutti railway station junction, sir. It holds immense potential to become a key tourism hub. However, the fort is currently in the state of neglect. A proposal of 60 crore for its restoration has already been submitted under the NCF ethics remaining pending, sir. I would like to ask the Honorable Minister if the government will take up this project at the earliest and expedite its approval to ensure the timely restoration of the Gutti Fort, sir. Thank you, sir. इतने घंटे हो गए, इतने दिन हो गए, लेकिन लोग आज भी इधर उधर भटक कर अपनों को ढूंढ रहे हैं और सरकार इस पर कुछ बोल ही नहीं रही। लेकिन विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि उनको प्रयागराज महाकुंभ में हुए भगदड़ पर बात करनी है और ये विपक्ष का सबसे बड़ा एजेंडा इस समय का है। इससे पहले भी जितनी भी सदनें चली उसमें विपक्ष के विरोध की वजह से जो है वो सदन की कार्रवाई रद्द होती रही है। लेकिन आज जो कुछ देखने को मिला वो इसलिए अलग था क्योंकि बजट अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा है। बजट को लेकर एक आम आदमी के जेब पर सीधा असर पड़ता है, लेकिन विपक्षी सांसदों ने ये साफ कर दिया कि उनके लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि प्रयागराज भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई। विपक्ष के सांसद एक सुर में यही कहते रहे कि प्रयागराज भगदड़ में जो मरे लोग हैं उनकी सूची सरकार जारी करे, सरकार जारी करे। इस तरीके के नारे लगते रहे, लेकिन इन सब नारों के बीच ना तो ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों की बात सुनने के बारे में सोचा और ना ही उनकी बातों को आगे बढ़ाया गया। बस ओम बिरला ये कहते नजर आए कि आप जो है वो प्रश्नकाल को चलने दीजिए, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, जब राष्ट्रपति का संबोधन होगा तब आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन विपक्ष के सांसदों ने एक भी नहीं सुनी। वो पहले लॉबी में आए, हंगामा किया और एक सुर में ये कहते रहे कि जो मर गए हैं उनकी सूची जारी होनी चाहिए, जारी होनी चाहिए, जारी होनी चाहिए। और उसके बाद सेम शेम शेम के नारे लगे और सदन की कार्रवाई खत्म हो गई। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेशनल कल्चर फंड, द फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स आर बीइंग डन by the donations what we receive or the money what we receive as a contribution from the companies and PSUs through CSR. So primarily and predominantly the funding agency, they take a call and give us the priority. We have already enlisted 150 projects on the website of NCF. The said project which Honorable MP wished to ask is also part of that. It has been depicted on the website. Whenever adequate funding will be agreed by any of the PSU or any of the company who is giving CSR and on the priority, we will certainly consider this. So thank you, Honorable Minister, sir. However, I would like to bring to your attention that the issue extends beyond Gutti Fort alone, sir. There are 20 other proposals from Andhra Pradesh that are also awaiting approval under the National Culture Fund for the preservation, protection and promotion of the historical monuments, sir. Honorable Speaker ji, it is concerning to note that in the last 5 years, not a single project from Andhra Pradesh has been approved under the NCF. I kindly request the Honorable Minister to provide clarity on the reason behind the delay in processing these proposals and the steps being taken to ensure their timely approval and restoration, sir. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भी, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि नेशनल कल्चर फंड के 150 जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स की सूची हमने ऑलरेडी वेबसाइट पर प्रकाशित की है, उसमें 21 ऐसे प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश स्टेट के हैं। सामान्यतया एनसीएफ में कोई कंपनी सीएसआर देने वाला पीएसयू या कंपनी
जब कभी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए CSR देने के लिए आग्रह करता है तो हम उसके लिए इसको कंसीडर करते हैं। अभी हमने DPIIT को के साथ में बैठक करके सारे PSU से आग्रह किया है कि वो कुछ धनराशि उपलब्ध कराएं। जब भी धनराशि उपलब्ध होगी किसी इस पर्टिकुलर इन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी करते हुए तो हम निश्चित रूप से उसको कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। NK प्रेमचंदन जी, आप मुझसे कहते हो मुझे महत्वपूर्ण सवाल पूछना है, सीट पे नहीं बैठते हो, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। अपने सदस्यगण, अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है तो आप यही काम कीजिए, और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। विपक्षी सांसदों का ये जो हंगामा है उसे आप कैसे देखते हैं, ये भी आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और ये बताइए कि विपक्ष ने एक सुर में ये जो हंगामा क्रिएट किया है, इस तरफ जो कहा है कि हमें जो है वो बजट तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज्यादा हम ये जानना चाहते हैं कि जो मर गए वो उनका आंकड़ा कितना है। हालांकि अखिलेश यादव से भी जब बजट के मामले पर बात की गई थी तो उन्होंने ये पहले ही साफ कर दिया था, सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही, कुछ दिन पहले ही उन्होंने कह दिया था कि बजट से ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण जो है वो भगदड़ है। प्रयागराज भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई इसका आंकड़ा सरकार जारी करे, सूचीबद्ध तरीके से नाम सहित ये बताए कि कितने लोगों की मौत हुई, और जितने लोगों की मौत हुई है और जितने लोग अभी लापता हैं उनके बारे में सरकार क्या कहना चाहती है। लेकिन सरकार ने चुप्पी साध कर पूरा मीडिया जो है वो मैनेज कर लिया है, और कहीं ना कहीं इस पूरे मैटर को अब साजिशन जो है, साजिश का एंगल दिया जा रहा है। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज़्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहाँ पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में ना रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं, उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं हैं? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं हैं? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए, सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। जो सड़कों पर लोग सोए हैं 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन। कई लोग जो बाहर से चल करके अपने इंतजाम से आए थे, आप पता कर लीजिए प्रयागराज से अयोध्या जाने में कितना समय लगा है लोगों को। 12 घंटे, 16 घंटे, एक दिन लगा है। कोई दर्शन नहीं कर पाया। कोई बनारस गया, गाड़ियां आने नहीं दी किसी की,
अगर बनारस के लोग में तब भी नहीं गाड़ी देने दें। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यूट को बना रहे थे। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि देश की आबादी क्या और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस महाकुंभ में लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, कल भी मैं जब था लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, आप सब चैनल वाले लोग हैं, आप पर न जाने कितना बड़ा पैकेज देकर के प्रचार कराया गया। जब 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपके आंकड़े ही नहीं है। एक टीम बनाई गई है, टीम जो है वो जांच कर रही है कि इसमें कोई साजिश का एंगल तो नहीं है। यानी कि पूरा ये जो कार्यक्रम रहा, पूरा ये जो भगदड़ रहा, उसमें जवाबदेही ना देनी पड़े, इसलिए साजिश का एंगल जो है वो लाया जा रहा है और विदेशी साजिश का एंगल लाया जा रहा है। यानी कि ये जो भगदड़ हुई, जो लोगों की जान गई, उसमें ना तो प्रशासन की गलती है ना सरकार की गलती है, गलती तो उनकी है जिन्होंने साजिश रची है। अब ये साजिश करने वाले कौन है, इसकी जांच जो है वो की जा रही है। जांच कमेटी जांच कर बताएगी कि किसने साजिश रची है और तब तक जवाबदेही किसी की भी तय नहीं होगी, तब तक किसी को भी जवाब नहीं देना पड़ेगा और ये साजिशकर्ता कौन था इसकी जानकारी पता नहीं कब सामने आएगी। तो एक बात तो साफ है कि हर घटना के बाद साजिश का एंगल, चाहे वो रेल दुर्घटना हो, चाहे वो कोई बड़ी दुर्घटना हो, हर घटना के बाद साजिश वाला एंगल आ जाता है और जवाबदेही से सरकार बच जाती है। इस बार भी साजिश का एंगल आ गया है। सरकार से जवाब मांगने वाले लोग भी जो है वो ये सोचने लगे होंगे कि विदेशी फंडिंग के तहत जो है ये भगदड़ मचाई गई। बाकी आप क्या सोचते हैं कि क्या इसमें विदेशी फंडिंग के तहत जो है कोई साजिश के तहत ये हंगामा मचा, ये भगदड़ मची, लोगों की जान गई, या सरकार ने उतने सारे लोगों को न्योता दे दिया था जितनी व्यवस्था सरकार ने नहीं कराई थी? इतने ज्यादा बाराती बुला लिए थे कि व्यवस्थाओं के नाम पर सरकार ने जो भी व्यवस्था की थी वो चरमरा गई, उस वजह से ये दुर्घटना हुई। इस बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।